ये क्वेश्चन ऐसा है कि इस क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दें तो ये क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नंबर में रहते हुए ही करूंगा। लेंथ वाइज देखा जाए तो दोनों मेथड की लेंथ लगभग बराबर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले मेथड की लेंथ ज़रा सी ज़्यादा है, कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन वो आसान बहुत है। स्टिल मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में रहते हुए ही करूंगा, क्योंकि मेरा एम आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना भी है। बेस्ट तो ये है कि आपको दोनों मेथड आनी चाहिए, पर ऐसा हो सकता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट करें तो उस मेथड की लेंथ ज़्यादा हो जाए। इसलिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नंबर रहते हुए ही करना आना चाहिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में करने के लिए आपको कुछ एक फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट याद रखने होंगे, और क्योंकि वो वाले फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट थोड़े से डीप लेवल के हैं, इसलिए हो सकता है कि कुछ बच्चे बोलें कि इससे तो चाहे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर लें। लेकिन बिलीव मी, ये जो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज सीखोगे दे विल बेनिफिशियल टू यू इन लॉन्ग रन। हेंस यदि आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो ये वाला मेथड भी आपको आना चाहिए। इस मेथड में पहली बात तो ये सीखोगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन कॉम्प्लेक्स नंबर कैसी होती है। दैट इज आई मीन टू से व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ax + by + c = 0 होती है, वैसे ही में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी होती है। एक तो ये बात सिखाऊंगा मैं, और दूसरी बात सिखाऊंगा कि यदि किसी पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर पतला हो और उस पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो आपको पता ही है कि कोई पॉइंट दे रखा हो, लाइन दे रखा हो, तो पॉइंट के लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि कोई पॉइंट दे रखा हो और लाइन की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखी हो तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला सिखाऊंगा मैं। और ये दोनों बातें सीखने के बाद यू कैन इजीली डू दिस क्वेश्चन। इसलिए पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद ये दोनों बातें सिखाऊंगा। आफ्टर दैट आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। Question says that let the lines this and this -4i = 0, here I square = -1, be normal to a circle C. If the line this is tangent to the circle C, then the radius of circle is, you have to find the correct choice. पहली बात तो ये ध्यान रख लो कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इज az bar plus a bar z plus b = 0, where a is any complex number but b must be real number. और यदि b रियल नहीं होगा तो इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। बट इन केस b इज 0 तो वो वाला केस थोड़ा सा अलग है। यदि b 0 होगा उस केस में यदि लाइन ऐसी है az बार प्लस a बार z = 0, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो क्लियरली लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। b = 0 वाले केस में सपोज लाइन pz बार प्लस qz = 0 वाली फॉर्म में है, तो ये इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट तब करती है यदि p और q के मॉडुलस बराबर हैं। मतलब b 0 वाले केस में यदि z और z बार के कोएफिशिएंट का मॉडुलस बराबर होगा तो भी ये इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट कर देगी। तो एज ए होल कंक्लूजन ये निकला है कि b नॉन जीरो वाले केस में ये इक्वेशन लाइन को तभी रिप्रेजेंट कर सकती है यदि b रियल हो, लेकिन b 0 वाले केस में सपोज लाइन यदि इस फॉर्म में है तब तो लाइन को रिप्रेजेंट क्लियरली कर रही है, लेकिन यदि इस फॉर्म में भी होगी तो भी लाइन को रिप्रेजेंट कर देगी प्रोवाइडेड mod p एंड mod q आर इक्वल। और अब जनरल केस बता रहा हूं, यदि कोई इक्वेशन pz प्लस qz बार प्लस r = 0 इस फॉर्म में है वेयर p q r आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तब ये इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। ऐसी सिचुएशन में लाइन को रिप्रेजेंट करती है कि नहीं करती है, तब मैं पूरी इक्वेशन को r से डिवाइड कर दूंगा। मैं सपोज कर रहा हूं कि r इज नॉन जीरो, r = 0 वाले केस को मैं बता चुका हूं। r नॉन जीरो वाले केस में यदि मैं पूरी इक्वेशन को r से डिवाइड कर देता हूं और डिवाइड करने के बाद यहां तो 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ कांस्टेंट रियल बन जाएगी। डिवाइड करने के बाद क्योंकि यहाँ रियल बन चुकी होगी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी जिसमें कि b रियल है, और डिवाइड करने के बाद बन जाएगी p/r इंटू जेड प्लस q/r इंटू जेड बार प्लस 1 = 0। अब ये इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट तब करेगी यदि ये और ये एक दूसरे के कंजुगेट हैं, दैट इज p/r का बार जो है वो q/r है। और एक फॉर्मूला और याद रखने वाला है, और वो ये है कि यदि कोई इक्वेशन az बार प्लस a बार z प्लस b = 0 इस फॉर्म में है जिसमें कि a कॉम्प्लेक्स नंबर है, b रियल है, दैट इज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए लाइन, और एक पॉइंट है z0
इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, सपोज दिस लेंथ इज L, then the length L is given by A Z0 bar plus A bar Z0 plus B upon 2 into mod A। ध्यान रखना 2 mod A है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा ही फॉर्मूला है। ध्यान रखना यहाँ पे 2b है और यहाँ पे mod A है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट हैविंग fx z0 फ्रॉम ए लाइन हुज इक्वेशन इज दिस। ये सारी बातें सीखने के बाद आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। यदि ये सारे फॉर्मूला आपको पता है, इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू इन लॉन्ग रन। ये तो आपको पता ही है कि कोई भी लाइन यदि सर्कल के लिए नॉर्मल है तो पक्की बात सर्कल के सेंटर से होके जाएगी। अब मैं इन सारी बातों को यूज करते हुए क्वेश्चन करूंगा। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, लेट द लाइंस दिस एंड दिस बी नॉर्मल टू द सर्कल सी। इफ द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द सर्कल सी, देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज। मतलब कि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइंस सर्कल के लिए नॉर्मल्स हैं, लेकिन क्लियरली ये दोनों लाइंस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हैं। लेकिन इन दोनों लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की मेरी मजबूरी नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए नहीं है क्योंकि यदि मैं इसको इधर ले आता हूँ, आई गेट 2 माइनस आई इंटू जेड प्लस माइनस 2 माइनस आई इंटू जेड बार इक्वल 0। ये क्वेश्चन में z और z बार के कोएफिशिएंट एक दूसरे के कंजुगेट नहीं है, देयरफॉर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टिल ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि मैंने अभी भी बताया था यदि b 0 हो तो ये लाइन को रिप्रेजेंट कर सकती है, प्रोवाइडेड इसका और इसका मॉडुलस सेम है। इसका और इसका मॉडुलस क्योंकि सेम है, देयरफॉर दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए लाइन। एग्रीड इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि आप देख सकते हो कि z और z बार के जो कोएफिशिएंट है एक दूसरे से कंजुगेट नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, इसके अंदर यदि कांस्टेंट नंबर रियल ना हो, उस केस में हम कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद z और z बार के कोएफिशिएंट एक दूसरे के कंजुगेट बन जाते हैं, तब मैं बोलूँगा इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट करती है। और कांस्टेंट से डिवाइड करने के बाद भी z और z बार के कोएफिशिएंट एक दूसरे के कंजुगेट नहीं बनते हैं, तो इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। लेकिन सारी बातों को चेक करने की मेरे को जरूरत नहीं है, ये तो मैंने केवल नॉलेज के लिए बताई हैं। जब क्वेश्चन में कह दिया है कि ये दोनों इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये बात मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है कि दो इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। इट इज गिवन टू अस दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग ए लाइन। आप अपने क्लैरिटी के लिए चेक करना चाहो तो आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन में यदि मैं पूरी इक्वेशन को -4i से डिवाइड कर दूंगा, उसके बाद z और z बार के कोएफिशिएंट एक दूसरे के कंजुगेट बन जाएंगे। हैंस दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग ए लाइन। मेन बात है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है और दोनों लाइनें सर्कल के लिए नॉर्मल हैं, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल गिव यू द एफिक्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं z बार की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें रख देता हूँ, और जो z की वैल्यू आएगी दैट विल बी द एफिक्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस। तो z बार की वैल्यू यदि मैं यहाँ से निकालता हूँ तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ z बार एज 2 माइनस आई अपॉन 2 प्लस आई इंटू जेड। अब मैं z बार की इस वैल्यू को इसमें पुट कर रहा हूँ, तो z की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द एफिक्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल। दैट इज आई गेट 2 प्लस आई इंटू जेड प्लस आई माइनस 2 इंटू जेड बार, दैट इज 2 माइनस आई अपॉन 2 प्लस आई इंटू जेड माइनस 4i equal 0. And now it means I get 2 plus I whole square minus 2 minus I whole square into z upon 2 plus I is equal to 4i. And from here I get 8iz upon 2 plus I equal to 4i, that is z equal to 2 plus I
by 2, that is 1 plus 1 by 2i. Hence I conclude that if this is a circle, then fx of center will be 1 plus 1 by 2i. और क्योंकि ये दे रखा है कि ये लाइन इसके लिए टेंजेंट है, तो इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस होगा दैट विल बिकम द रेडियस ऑफ सर्कल. लेकिन किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस निकालने के लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूले को एप्लीकेबल होने के लिए b मस्ट बी रियल नंबर, लेकिन इसमें b इमेजिनरी नंबर है. तो उसके रियल बनाने के लिए या तो मैं 1 प्लस आयोटा से डिवाइड कर दूं या 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं. मेन एम है इसको रियल बनाना. ये पूरी इक्वेशन को 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आई गेट 1 माइनस आई इंटू जेड प्लस 1 माइनस आई इंटू जेड बार प्लस 2 इक्वल 0. दैट इज आई गेट 1 प्लस आई इंटू जेड प्लस 1 माइनस आई इंटू जेड बार प्लस 2 इक्वल 0. अब ये इक्वेशन क्लियरली स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है. दैट इज दिस इज द टेंजेंट दिस. अब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालते हैं यूजिंग दिस फार्मूला. दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर z की जगह z0 लिख दो. ये आ जाएगा न्यूमरेटर अपॉन में 2 इंटू मॉड a, दैट विल गिव यू डिनोमिनेटर एंड डिवीजन विल गिव यू द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर. एंड नाउ यूजिंग दिस फार्मूला, यदि ये डिस्टेंस r है देन r विल बी गिवन बाय 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस 1 बाय 2i प्लस 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस 1 बाय 2i प्लस 2 मॉड अपॉन 2 इंटू मॉड ऑफ 1 माइनस आई, क्योंकि ये एक वैल्यू है. स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से z बार का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम a बोलते हैं. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई विल गेट 3/2√2. Hence H is the correct choice.